नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। दैनिक करंट अफेयर्स के इस सेशन को हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस सेशन के अंतर्गत क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सेशन स्थगित था, लेकिन आज इस सेशन के अंतर्गत जब से ये सेशन प्रारंभ हुआ है, ये दूसरी क्लास आज आपके लिए है और यहाँ से हम अपनी चीज़ों को प्रारंभ कर रहे हैं। कल से आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर प्रश्नों के रूप में कराया जाए, करंट अफेयर्स को प्रश्नों के रूप में कराया जाए, लेकिन डिटेलिंग काफ़ी अच्छी कर दी जाए। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए कल से जो करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, प्रयास यही रहेगा कि उसमें 10 प्रश्न रखे जाएं और इस 10 प्रश्न को खूब अच्छे से हम देखें और उसके बाद फिर जो हमारे अलग टॉपिक हैं, जो हमारे अन्य टॉपिक हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पे हम पीटी के टॉपिक को भी डिस्कस करते थे प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ जीके का एक टॉपिक हम रखते थे, तो उसको भी हम कल से प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज ये जो सेशन है इसमें सिर्फ हम करंट अफेयर्स के घटनाक्रम को देख रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत है तो थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अब चीज़ें नियमित रहेंगी। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है ये है इचामती नदी। एक नदी है जो इन दिनों चर्चा में है, जिसका नाम है इचामती। ठीक है, इचामती नदी। इचामती नदी ये चर्चा में है और इसी से हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इचामती नदी की बात करें तो आपको बता दें, ये जो नदी है, इचामती जो नदी है, इसमें ड्रेजिंग की जा रही है। जैसे जानते हैं आप ना कि जब नदी है, अब यहाँ पे क्या होता है, गाद का जमाव हो जाता है, ठीक है, सिल्ट का जमाव हो जाता है, तो यहाँ पे सिल्ट निकाली जा रही है। इस नदी की जो है वो सिल्ट निकाली जा रही है और ये बहुत ही प्रमुख नदी है, आप कह लीजिए ये। और ये आती कहाँ पे है? ये आती है NW नेशनल वाटर बेज, आप जानते हैं होंगे, NW नेशनल वाटर बेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NWAI आपने पढ़ा होगा, नेशनल वाटर बेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के अंतर्गत जो NW हमारा है, मतलब नेशनल वाटर बेज है, S44 के अंतर्गत ये आता है। NW S44 के अंतर्गत ये आती है, ये नदी आती है। और आपको बता दें, ये जो नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रमुख नदी है और इस नदी का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये नेशनल वाटर बेज S44 से संबंधित है, S44 से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जब हम नेशनल वाटर बेज की बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम NW1 और NW2 के बारे में पता होना चाहिए। NW1 की जब आप बात करते हो तो आप जानते हैं NW1 जो है ये प्रयागराज को जोड़ता है। प्रयागराज को जोड़ता है किससे? ये प्रयागराज को जोड़ता है हल्दिया से। ठीक है, और NW2 की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा NW2 जो है ये सादिया को धुबरी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सादिया को धुबरी से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ये जो NW1 है ये किन राज्यों से होकर जाता है? NW1 किन राज्यों से होकर जाता है? तो इसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जो प्रयागराज से हल्दिया ये हमारा जल मार्ग है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और झारखंड, साथ में पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य याद रखने हैं। NW1 की जब बात आती है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहता है, अक्सर चर्चा में रहता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 राज्य हैं जो NW1 से जुड़े हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने देखा कि इस नदी का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की जब हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं अभी हाल ही में एक प्रमुख सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है जिसका नाम है बोंगो सागर। कौन सा सैन्य अभ्यास है? ये सैन्य अभ्यास जो है इसका नाम है बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर नामक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और बोंगो सागर नामक सैन्य अभ्यास में हमारे जो जहाज गए थे, एक का नाम था INS, नोट कर लीजिएगा, INS कुथर, KUTHAR, ठीक है, और दूसरा जो हमारा था वो था INS किल्तन। ठीक है, INS किल्तन और INS कुथर, ये 2 हमारे जहाज़ थे जो बोंगो सागर नामक अभ्यास में भाग लेने के लिए गए हुए थे। आपको यह भी बता दें कि हम इनके साथ कॉर्पैट अभ्यास भी करते हैं। कॉर्पैट अभ्यास के साथ साथ हम एक और अभ्यास करते हैं जिसका नाम है संप्रीति।
ठीक है। संप्रीति अभ्यास भी हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, और संप्रीति अभ्यास जो संपन्न हुआ लेटेस्ट वो उमरोई में संपन्न हुआ था। और उमरोई की जब बात करते हैं तो उमरोई मेघालय से संबंधित है, मेघालय में ये संपन्न हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि हम बांग्लादेश के साथ कौन कौन से सैन्य अभ्यास करते हैं। तो 3 सैन्य अभ्यास प्रमुखता से हमने देखे जो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। बांग्लादेश की जब बात हो रही है यहाँ पे तो कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि भैया जब बांग्लादेश की बात होती है तो हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन कई सारे एक दिवसीय परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें असम आता है, असम के बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल के बाद अगला जो आता है वो आता है मिजोरम आता है, ठीक है। मिजोरम के बाद अगला जो आता है वो आता है मेघालय आता है, ठीक है। मेघालय के बाद अगला जो आता है वो आता है त्रिपुरा। तो ये कुछ राज्य हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान का नाम याद रखिएगा, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता था फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। क्योंकि जैसे गांधी को हिंदुस्तान में जानते हैं उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में जाना जाता है। इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग और है अभी, और वर्तमान समय में इनकी जो बेटी हैं उनका नाम है शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि इनके नाम पे एक फ़िल्म भी बन रही है, एक फिल्म भी तैयार हुई है इनके नाम पे, और वो फिल्म क्या है उसका नाम याद रखिएगा, द मेकिंग ऑफ नेशन। क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ नेशन। और ये द मेकिंग ऑफ नेशन जो फिल्म है इसको भारत के ही एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल नामक एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए एक्टर कौन है, एक्टर वैसे नहीं पूछा जाएगा तो याद रखिएगा एरिफिन सार्बो इसके एक्टर हैं जो कि बांग्लादेश के हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम कहीं ड्रेजिंग की बात करते हैं, सिल्ट की सफाई की किसी नदी की बात करते हैं, तो उसको लेकर के एक प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया गया है भारत सरकार द्वारा जिसका नाम है सागर समृद्धि। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, समृद्धि, सागर समृद्धि जो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सागर समृद्धि प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि इस प्रकार जहाँ भी ड्रेजिंग करनी हो उसका पूरा डेटा यहाँ पे रखा जाए, मतलब उसकी मॉनिटरिंग को लेकर के सागर समृद्धि नामक एक पोर्टल भारत सरकार ने विकसित किया है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सागर समृद्धि को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। थोड़ा सा क्योंकि नया नया अभी यूज टू हो रहा हूँ मैं डिजिटल बोर्ड पैनल का, इस बोर्ड का, ठीक है, नोटपैड का, तो थोड़ा सा कई बार इशू हो जाता है तो उसको मैनेज करना है, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, और जो लोग नोट डाउन करते हैं थोड़ा सा अच्छे, जैसे मैंने आपको कई सारे सेक्शन में बताया है कि किस प्रकार से नोट करना है, वो सारी चीज़ें आपको उसी प्रकार से करनी है। और जितना भी लिंक करोगे चीज़ों को उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, ठीक है। तो चीज़ों को लिंक करना सीखो, क्योंकि वहीं से आपकी सफलता का जो आप कह सकते हो हल है वो निकलेगा। तो चीज़ों को हल करना भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से करना, कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बेन गुरियन नहर परियोजना, बेन गुरियन नहर परियोजना, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। सबसे पहली बात कि प्रश्न क्या बन सकता है कि बेन गुरियन नहर परियोजना बना कौन रहा है, बेन गुरियन नहर परियोजना कौन बना रहा है। तो याद रखिएगा बेन गुरियन नहर परियोजना को बना कौन रहा है, इस्राइल बना रहा है, ठीक है, ठीक है, इस्राइल बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इजराइल बना रहा है, इजराइल जो है वो बेन गुरियन परियोजना को बना रहा है। आपको बता दें कि बेन गुरियन जो नाम है ये कहाँ से आया, तो इजराइल के ये
प्रथम जो है ये प्रधानमंत्री थे बेन गुरियन, और उन्हीं के नाम पर ये परियोजना, ये नहर परियोजना तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो नहर परियोजना है, आपसे पूछा जाता है कि किन दो स्थानों को जोड़ेगी, तो ये नहर परियोजना जोड़ेगी भूमध्य सागर को, ठीक है, भूमध्य सागर को जोड़ेगी। और भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगी, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी, ठीक है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ेगी या लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि एक स्वेज नहर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, स्वेज नहर देखने को मिलती है, और जो भी आप कह सकते हैं माल का आवागमन इस मार्ग से होता है। आप जानते हैं ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इजराइल अब चाहता है कि लोग स्वेज नहर के स्थान पे अब बेन गुरियन नहर परियोजना के माध्यम से जो यूरोप के क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहते हैं वो जाएं, तो इसीलिए इसको बना रहा है। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जैसे स्वेज नहर की जब हम बात करते हैं तो स्वेज नहर से सबसे पहले आप पहुँचते हो गल्फ ऑफ स्वेज में, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज में पहुँचते हो, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज के बाद आप रेड सी में पहुँचते हो, ठीक है। लेकिन जब बेन गुरियन परियोजना की बात करेंगे तो इसमें आप भूमध्य सागर से चलोगे, ठीक है, भूमध्य सागर से आप चलोगे। भूमध्य सागर से चलने के बाद आप पहुंचोगे गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा में जाओगे, और गल्फ ऑफ अकाबा के बाद फिर आप रेड सी में प्रवेश करोगे। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कैसे आपको प्रवेश करना है। तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, और गल्फ ऑफ अकाबा में ये खुलती है, और स्वेज नहर के विकल्प के रूप में इसको जाना जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी इसको मैं टू द पॉइंट सेक्शन के अंतर्गत लेके आऊँगा, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से समझेंगे। अगला टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। टॉपिक संख्या 3, टॉपिक संख्या 3 आज के करंट अफेयर्स के विषय में आपको जो देखने को मिलता है वो है 11 नवंबर से संबंधित। 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 11 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाते हैं हम? 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम 11 नवंबर को मनाते हैं। अब 11 नवंबर को क्योंकि हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, किसके 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म दिवस होता है वो 11 नवंबर को होता है, और इसी दिन को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। आपको बता दें वर्ष 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, भारत रत्न इनको मिल चुका है। यह भी याद रखिएगा कि जो प्रथम आईआईटी की स्थापना हुई, ठीक है, प्रथम आईआईटी की स्थापना हुई इन्हीं के द्वारा किया गया, और प्रथम आईआईटी था कौन? आईआईटी खड़गपुर, ये इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है, तो पहले स्वतंत्र भारत के पहले ये शिक्षा मंत्री भी थे, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे आपने एक संस्था पढ़ा होगा AICTE, आपने सुना होगा UGC, ठीक है, UGC, इन सब की स्थापना जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। CSIR आप सुनते हैं, ठीक है, आप संगीत नाटक अकादमी सुनते हैं, संगीत नाटक अकादमी आप सुनते हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के बाद आप साहित्य अकादमी सुनते होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलते हैं, साहित्य अकादमी हो गया। साहित्य अकादमी के बाद आपने सुना होगा ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी हो गया। ललित कला एकेडमी के साथ साथ आपने सुना होगा ICCR। इन सब संस्थाओं की जो स्थापना है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही की गई है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खूब अच्छे से तैयार करना है अपनी परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको खूब अच्छे से याद रखना है। अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो आपका टॉपिक आता है, टॉपिक संख्या 4, उसकी मैं बात करूं तो टॉपिक संख्या 4 की बात कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक संख्या 4 की जब हम बात कर रहे हैं, एक वैक्सीन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है IXCHIQ, IXCHIQ,
और एक वैक्सीन है ये। और ये वैक्सीन किसकी है? ये वैक्सीन है चिकनगुनिया की। किसकी है? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की ये वैक्सीन है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और अमेरिकी खाद्य एवं रसायन, जो अमेरिकी खाद्य एवं प्रशासन जो है ठीक है, तो उसने इसकी मंजूरी दी है। तो अमेरिका ने, आप कह सकते हो XQ जो है IXCHIQ, इसको मान्यता दे दी है। और अब इसको आप कह सकते हैं चिकनगुनिया की वैक्सीन के रूप में जाना जाएगा। चिकनगुनिया की बात करें तो इसका वाहक क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका वाहक होता है एडीज। एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी जो मच्छर है वो इसका वाहक होता है, और यही डेंगू भी फैलाता है। डेंगू का भी वाहक जो है यही आपको देखने को मिलता है। तो इसको खूब अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए इस वैक्सीन के बारे में, ठीक है, इस वैक्सीन के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो आपको तैयार रहना है कि अमेरिका प्रशासन ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये चिकनगुनिया की एक वैक्सीन है। क्योंकि आजकल इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक यदि कहीं भी किसी को कोई डाउट लग रहा हो, कहीं भी कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। और इसको डेली बेसिस का जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसको इसी तरह से नोट करते चलिएगा। कल से, जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रश्नोत्तरी के रूप में हम मिलेंगे, तो हम कल से प्रश्नोत्तरी के रूप में आगे बढ़ेंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो कल से ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं कि जो हमारी कक्षाएं होंगी करंट अफेयर्स की, या जो हमारा ये सेशन है ये प्रश्नोत्तरी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने मांग किया था कि प्रश्नोत्तरी के रूप में इस सेशन को कराया जाए, तो अब ये जो सेशन होगा ये प्रश्नोत्तरी के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा इसमें अभी क्या है कि तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना है। बस कोई भी नई चीज़ जब आप जाते हो तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस वही टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा आप सब यदि मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप तक चीज़ें जाएंगी, आप तक चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जैसे हमने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवीन पटनायक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कलिंगा स्टेडियम की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कलिंगा स्टेडियम की। कलिंगा स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं। कलिंगा स्टेडियम की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कहाँ से, हमने आपको एक उदाहरण दे दिया, एक हिंट दे दिया। हमने बताया नवीन पटनायक के क्षेत्र से जुड़ा है। नवीन पटनायक की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं एक राज्य है हमारा जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक। ठीक है, और आपको बता दें जब हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि उड़ीसा का ये जो कलिंगा स्टेडियम है, ये जो कलिंगा स्टेडियम है, यहाँ पे खो खो का एक खेल हमारा है, खो खो, जिस भारत ने इसको विश्व को दिया। तो खो खो जो हमारा खेल है इसके लिए हाई परफॉर्मेंस, याद रखिएगा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोला जा रहा है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खो खो के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर किस राज्य में खोला गया या किस स्टेडियम में खोला गया, तो राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा, स्टेडियम पूछा जाए तो कलिंगा स्टेडियम याद रखना है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा की जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है उत्कल एयरपोर्ट। ठीक है, उत्कल एयरपोर्ट, और उत्केला एयरपोर्ट जो यहाँ पे है ये उड़ीसा से संबंधित है। नया एयरपोर्ट बना है उड़ीसा से संबंधित है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें इस राज्य में CM मक्का मिशन चलाया जा रहा है। CM मक्का मिशन चलाया जा रहा है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मक्का मिशन क्यों चलाया जा रहा है? मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए, मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए यहाँ की एक महिला है जिनका नाम है स्वाति, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, स्वाति नायक। और स्वाति नायक का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि एक इनको पुरस्कार मिला है जिसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, प्राइज। तो नॉर्मन बोरलॉग प्राइज किसको मिला है? स्वाति नायक को मिला है, और ये उड़ीसा की हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फर्स्ट AI रोबोट जिसको CEO बनाया गया। ठीक है, पहली बार किसी रोबोट को किसी कंपनी का CEO बनाया गया है, और ये जो कंपनी है इसका पहली बात तो जो रोबोट है, यदि मैं उसकी बात करूं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मीका। तो ये मीका नामक जो रोबोट है इसको एक कंपनी का CEO बनाया गया है, और पहली बार किसी रोबोट को किसी कंपनी का CEO बनाया गया है, तो याद रखने की ज़रूरत है। और आपको बता दें ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डिक्टेडोर। और ये डिक्टेडोर जो कंपनी है, या डिक्टाडोर जो कंपनी है, ये एक शराब निर्माता कंपनी है। किस देश की? कोलंबिया की एक शराब निर्माता कंपनी है, जिसने मीका नामक रोबोट को अपनी कंपनी का CEO बनाया है। और इस रोबोट को तैयार किसने किया है, तो याद रखिएगा इस रोबोट को तैयार किया है हैंसन रोबोटिक्स ने। ठीक है, किसने तैयार किया है? हैंसन रोबोटिक्स ने इस रोबोट को तैयार किया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये आपका अगला टॉपिक हो गया जो आपने देखा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको खूब अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला जो है एक द्वीप के बारे में है, जिसका नाम है इबोटो। ठीक है, क्या है? इबोटो द्वीप। इबोटो द्वीप की हम बात कर रहे हैं। इबोटो द्वीप की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक द्वीप है इबोटो द्वीप जो है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये नया द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा ये नया द्वीप है, नया द्वीप बना है। और कैसे नया द्वीप बना है? ज्वालामुखी विस्फोट से। ठीक है, तो ये एक देश है जिसका नाम है जापान। जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान एक इबोटो नामक द्वीप जो है यहाँ पे निकलकर सामने आया। तो ये चर्चा में है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम जापान की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जापान जो है ये 4 द्वीपों पर प्रमुख रूप से बसा देश है, होकाइडो, होन्शु और शिकोको। ठीक है, और क्यूशु, 4 प्रमुख द्वीपों पर बसा देश है जापान। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो नया द्वीप, याद रखिएगा यहाँ पे जो नया द्वीप बना है, जब हम उसकी बात करते हैं तो एक यहाँ पे आइसलैंड की एक चैन है जिसको बोलते हैं ओगासावारा। ठीक है, ओगासावारा याद रख लीजिएगा, ये जी है ओगासावारा। तो ओगासावारा आइसलैंड की जो चैन है, ओगासावारा आइसलैंड की ये जो चैन है, ठीक है, यहीं पर आपको ये द्वीप देखने को मिलता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जापान की जब बात करते हैं तो पूछ लिया जाए सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है कौन पे? यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो, सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है यहाँ पे? तो याद रखिएगा माउंट अशो, ये यहाँ पे सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सुषुप्त ज्वालामुखी, तो माउंट फूजी का नाम आपको याद रखना है, जो जापान का सुषुप्त ज्वालामुखी है। इतनी जानकारी जापान के संदर्भ में आपको होनी चाहिए, यदि इतनी है तो आपका काम इससे चल जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, अगला टॉपिक यहीं पे हम देख लेते हैं, यहीं पे कॉर्नर पे देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अभी एक प्रतियोगिता संपन्न हुई थी जिसका नाम था एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता। क्या नाम था? एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता। और एशियाई तीरंदाजी जो प्रतियोगिता संपन्न हुई, इसमें सबसे पहली बात 2023 में ये संपन्न हुई। कहाँ पे हुई? बैंकॉक में संपन्न हुई, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे विनर कौन रहा, टॉप पे कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया यहाँ पे टॉप रहा, मतलब जो मेडल सूची है उसमें दक्षिण कोरिया टॉप पे रहा। और भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा। तो एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया टॉप पे, भारत का स्थान दूसरा रहा। सिर्फ इतना याद रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रोजेक्ट है ये इससे जुड़ा हुआ, कई बार हमने होमवर्क भी दिया है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट बीकन की। क्या बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट बीकन की बात हो रही है। और आपको बता दें
कि प्रोजेक्ट बीकन जो है ये बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें कि 1960 के दशक में ये प्रारंभ हुआ था। 1960 के दशक में ये प्रारंभ हुआ था और ये चर्चा में इस दिनों क्यों है? प्रोजेक्ट बीकन, याद रखिएगा, बीकन, प्रोजेक्ट बीकन चर्चा में क्यों है? प्रोजेक्ट बीकन चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक सड़क का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है बालटाल सड़क। बालटाल सड़क। जो लोग पवित्र अमरनाथ की गुफा तक जाते हैं उनमें से एक रास्ता होता है जो बालटाल से होकर के जाता है। तो अब भारत सरकार क्या कर रही है? ये जो बालटाल वाला रास्ता है इसको चौड़ा कर रही है, जिससे पवित्र गुफा तक जो वाहन है वो आसानी से पहुंच सके, ठीक है, वाहन जो हैं वो आसानी से पहुंच सके, इसलिए इस गुफा को ये चौड़ा कर रहे हैं। और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का आधार क्या बनाया इन्होंने? विरोध का आधार इन्होंने बनाया पर्यावरणीय कारणों को, ठीक है, पर्यावरणीय कारणों को इन्होंने आधार बनाया स्थानीय लोगों ने और इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सड़क का निर्माण हो रहा है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट बीकन क्या है या अमरनाथ तक बनने वाली पवित्र अमरनाथ गुफा तक बनने वाली सड़क जो है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनी है, तो प्रोजेक्ट बीकन आपको याद रखने की जरूरत है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट बीकन का संबंध किस मंत्रालय से है, तो वहां पर भी आपको बताने की जरूरत है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, या यदि बीआरओ दिया है तो आप बीआरओ को टिक करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, यहीं पे बता दे रहा हूँ, एक है मिट्टी कैफे। मिट्टी कैफे बहुत चर्चा में था। मिट्टी कैफे, मिट्टी कैफे, इसका उद्घाटन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि DY चंद्रचूड़ ने जो है इसका उद्घाटन किया। और ये है क्या? ये दिव्यांग लोगों को नौकरी देने के लिए खोला गया। मिट्टी कैफे का मतलब संबंध कहाँ से है? ये नौकरी देगा। मिट्टी कैफे किनको नौकरी देगा? दिव्यांग लोगों को ये नौकरी देगा, इसके लिए ये खोला गया है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि भैया मिट्टी कैफे जो है ये चाय पान की जलपान की जगह नहीं है, बल्कि ये दिव्यांग लोगों को नौकरी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, तो यह भी याद रखिएगा कि ICC ने श्रीलंका की जो क्रिकेट बॉडी है उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। मतलब श्रीलंका में या अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ना तो मैच हो सकता है और ना ही श्रीलंका की टीम अभी, जब तक इनकी सदस्यता वापस नहीं दी जाती है तब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच को ये खेल सकते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है, जरूर करिएगा। कल से प्रश्नोत्तरी के रूप में हम अपने इस सेशन की शुरुआत करेंगे और प्रश्नोत्तरी के रूप में इस पूरे सेशन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबके सहयोग के लिए सदा आपका आभारी रहूँगा।